की साड़ियाँ। सुनो जी, अब तो ये पुड़िया खाना बंद कर दो। 2 बेटे बड़े हो गए हैं, कुछ समय में बहुएं आ जाएंगी, ये सब अच्छा लगता है क्या? सेठानी, बहुएं तो तब आवेगी जब तुम्हारे छोरे शादी के लिए राजी होंगे। मैं तो कहता हूँ दोनों के हाथ एक साथ ही पिला कर दें। मेरे छोरे हैं, मेरे बोलने से शादी कर ही लेंगे। वैसे भी दोनों जुड़वा है, एक 3 मिनट बड़ा, दूसरा 3 मिनट छोटा। सुनीता अपने बेटों के लिए चांद सी दुल्हन लाना चाहती है, इसलिए वो पंडित जी को अपने घर बुलवाती है। पंडित जी, मेरे दोनों बेटों के लिए लड़की ढूंढना अब आपकी जिम्मेदारी है। मुझे सुंदर, सुशील और अच्छी सी बहू चाहिए, जिनके आने से मेरे घर में उजाला हो जाए। क्यों नहीं सेठानी जी, मैं अभी पता लगाता हूँ। पंडित जी 2 लड़कियाँ प्रीति और स्वाति को संदीप और चेतन के लिए पसंद करते हैं और सुनीता को भी दोनों लड़कियाँ पसंद आ जाती हैं। धूमधाम से चारों की शादी हो जाती है। बहुओं के आने से सुनीता को भी शांति हो जाती है और वो घर के सारे काम दोनों बहुओं में बांट देती है। तुम दोनों मेरे लिए मेरी बहू नहीं, बेटी जैसी हो। सब मिलजुल कर रहे, इसीलिए मैं दोनों में काम बांट देती हूँ, ताकि काम को लेकर रिश्तों में दरार ना आए। प्रीति, तुम बड़ी हो तो सुबह घर की पूजा तुम नहा धो के करना, और स्वाति नहा धोकर रसोई में चली जाएगी। सुबह का नाश्ता और दोपहर के खाने की जिम्मेदारी स्वाति तेरी, और रात का खाना प्रीति तू बनाना। सुनीता के आगे दोनों बहू की चलती नहीं है, इसलिए सर झुकाकर दोनों हाँ कर देती है। जी मम्मी जी, जैसा आप कहें। आप जैसा कहें सासू जी। स्वाति को अपनी जेठानी से चिढ़ होने लगती है। जेठानी है तो क्या काम नहीं करेगी? इससे तो 1 टाइम का खाना बनाने को मिला और मुझे 2 टाइम का। लेकिन मेरी किस्मत इतनी फूटी है कि मैं कुछ कर भी नहीं सकती हूँ। लेकिन जेठानी जी, मैं इतनी सीधी भी नहीं हूँ कि आपको इतनी आसानी से छोड़ दूँ। आपका खून ना जलाया तो मेरा भी नाम स्वाति नहीं। कैसे ना कैसे बदला तो मैं लेके रहूँगी। उधर प्रीति खुद में इतराने लगती है। हाँ भला मैं क्यों ज़्यादा काम करूँ? मेरी देवरानी जो है, देवरानी के रहते जेठानी काम करे, ये अच्छा लगता है क्या? मुझे भी तो लगना चाहिए कि मैं बड़ी हूँ। दिन बीतने लगते हैं। स्वाति हर शाम बाजार चली जाती है और रोज़ नई नई साड़ियाँ पहनती है। ये देखकर प्रीति स्वाति से जलने लगती है। ये रोज़ नई नई साड़ियाँ कहाँ से लाती है? इतनी महंगी और सुंदर, कहाँ से आते हैं इतने पैसे इसके पास? मैंने भी आज तक इतनी सुंदर साड़ी नहीं पहनी है। सासू माँ ने भी नहीं पहनी है ऐसी साड़ी कभी। प्रीति के मन में द्वंद्व चलता है, जो कि प्रीति के चेहरे पर दिखने लगता है। प्रीति के चेहरे को देखकर स्वाति समझ जाती है और कहती है, अच्छा हुआ, अब मुझे सुकून आ रहा है। मेरे बिना कुछ किए ही सब हो रहा है। सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। मेरे बिना कुछ किए खुद ही सब हो रहा है। स्वाति तू बस बैठ के देख और मजे कर। अगले दिन स्वाति रोज की तरह सुबह का खाना बनाकर आराम करने लगती है। तभी सुनीता की दोस्त प्रेमा उनके घर आती है। स्वाति टिप टॉप साड़ी पहनकर अपने कमरे से बाहर आती है और प्रीति रसोई में काम करते हुए नाश्ता लेकर आती है। प्रणाम आंटी। खुश रहो बेटा। स्वाति प्रेमा के पैर छूती है और बाजार चली जाती है। वहीं प्रीति रसोई में वापस चली जाती है। दोनों बहुओं को देखकर प्रेमा कहती है, बुरा न माने तो एक बात कहूँ, स्वाति इतनी अच्छे से रहती है, इतनी सुंदर साड़ी पहनती है, वहीं प्रीति कैसे रहती है? तू तो दोनों को ही बराबर देती होगी, लेकिन एक सेठानी तो एक नौकरानी लग रही है। अरे ऐसा कुछ नहीं है। सुनीता को समझ में नहीं आता कि कैसे रिएक्ट करे। वो चुप हो जाती है। प्रेमा खा पी कर चली जाती है। रसोई में काम करती प्रीति ये सब सुन लेती है और उसके अंदर का गुस्सा बाहर आ जाता है। शाम को जानबूझकर मुझे रसोई में घुसा दिया और वो महारानी रोज तैयार होकर चल देती है और मैं यहाँ खाना बनाती रह जाती हूँ, तो फिर मैं काम वाली ही लगूंगी ना। प्रीति आनंद फानन में रसोई से बाहर निकलकर सुनीता को खरी खोटी सुनाती है और उसी वक्त स्वाति घर आती है और सब सुन लेती है। मैंने तो दोनों में काम बराबर बांटे हैं। स्वाति अपना काम करते सब करती है, तुम नहीं कर सकती हो, इसमें मैं क्या करूं? प्रीति पैर पटक कर अपने कमरे में चली जाती है। तब स्वाति कहती है, आज तक मैंने कभी ऐसे आपसे बात नहीं की, लेकिन जेठानी जी ने तो अति ही कर दी। मुझसे जलती है तो मुझे कहती, आप
आपको सुनाने की क्या जरूरत है। स्वाति सुनीता को एक साड़ी देती है जिस पर 5000 का टैग लगा होता है। सुनीता साड़ी देखकर कहती है, कितनी सुंदर साड़ी है, पर इतनी महंगी लाने की क्या जरूरत थी। एक तू बहू है और एक वो। हर जगह जेठानी को देखकर देवरानी सीखती है, यहाँ देवरानी को देखकर जेठानी को भी सीखना चाहिए। अगले दिन सुनीता स्वाति की दी हुई साड़ी पहनती है। स्वाति और सुनीता को एक जैसी साड़ी पहने देखकर प्रीति मन ही मन कहती है, आज मैं पता लगा कर रहूंगी कि ये महारानी इतनी महंगी साड़ियाँ लाती कहाँ से है। शाम को जैसे ही स्वाति तैयार होकर घर से निकलती है, प्रीति भी उसका पीछा करती है और वो देखती है कि स्वाति स्टेशन तरफ जा रही है। ये स्टेशन की तरफ क्यों जा रही है? ऐसा क्या है यहाँ? फिर प्रीति देखती है कि स्वाति पटरी के किनारे एक दुकान पर जाकर खड़ी होती है और दुकान वाला चिल्ला चिल्ला कर ग्राहक बुला रहा है, 200 की एक, 200 की एक से एक साड़ी लूट लो। स्वाति उसी में से साड़ी चुन रही है। अच्छा, तो ये बात है, यहाँ से साड़ी ली जाती है और इतना इतराती है। प्रीति, तू भी ना बेकार में ऐसे लोगों से जल गई, आज बताती हूँ इसे। प्रीति स्वाति के वहाँ से जाने के बाद एक साड़ी खरीदती है और अगले दिन वही साड़ी पहनकर खड़ी हो जाती है। स्वाति जैसे ही प्रीति को देखती है सब समझ जाती है। प्रीति ताना देते हुए कहती है, मम्मी जी, ये जो साड़ी आपको तोहफे में मिली है ना, वो सिर्फ 200 की है। मेरी सोच कुछ लोगों की तरह छोटी नहीं है, ना ही मैं पटरी से लाकर किसी को तोहफा देती हूँ। इतना कहकर प्रीति स्वाति का भांडा फोड़ देती है। तब सुनीता कहती है, तो क्या हुआ, स्वाति ने कम से कम कुछ दिया तो है, तेरी तरह तो नहीं है ना जो किसी से जलती है। कभी ये भी सोचा उसने ऐसा क्यों किया? अब प्रीति को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो सर झुकाकर कहती है, मुझे माफ़ कर दे स्वाति, तू मेरी छोटी बहन की तरह है और मैंने तेरे से इतनी जलन रखी। नहीं दीदी, इसमें आपकी भी क्या गलती, क्योंकि मैंने सब कुछ जानबूझकर किया था, मुझे माफ़ कर दीजिए। दोनों गले मिलती हैं और अब दोनों देवरानी जेठानी नहीं, बहनों की तरह रहने लगती हैं।